गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज के इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो बात हम करेंगे एग्रीकल्चर के सेकंड चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। आपको भी पता है आपका जो दूसरा चैप्टर है एग्रीकल्चर का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और वो हमें काफ़ी कठिन भी लगता है। तो आज हम उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में हमें पूछे जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे यहाँ आपको एक कोर्स मिलेगा संपूर्ण नोट्स वाला। अगर कोई स्टूडेंट्स आपके तीनों सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स लेना चाह रहा है तो 499 रुपये में आपको पूरे नोट्स, इन नोट्सों के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, इनके साथ में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे और हर सब्जेक्ट के 10-10 मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। तो वो आप हमारे ऐप से ले सकते हो। ऐप लोग आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। हमारा ऐप है हिमायर के नाम से, ऐसा आइकॉन आएगा, वहां से डाउनलोड करके आप जो नोट्स हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं अपने चैप्टर पर। हमारे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से आपको 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, आवा सादा वाले। दूसरे आपको पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले। तीसरे आते हैं आपको कुछ 2 नंबर के या 1.5 नंबर के बड़े बड़े सवाल। जितने भी सवाल आपको बन सकते हैं इस चैप्टर से, सभी सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारा जो पहला सवाल है आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप लोग भी अपने मन में या कमेंट करके एग्जाम जो आंसर कमेंट करके अपने खुद को टेस्ट कर सकते हो। जैसे मेरा पहला सवाल क्या है, आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत किसने दिया? अगर हम आधुनिक जैविक खेती के सिद्धांत की बात करें तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अल्बर्ट होबार्ट, रूडोल्फ स्टिनर, नॉर्थबॉर्न और आर कार्सन। तो मैं यहाँ आधुनिक जैविक खेती के सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अल्बर्ट होबार्ट। इसीलिए अल्बर्ट होबार्ट को क्या कहते हैं? आधुनिक जैविक खेती का जनक कहते हैं। आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक जैविक खेती का जनक किसे कहा जाता है तो अल्बर्ट होबार्ट को कहा जाता है। नॉर्थबॉर्न ने क्या किया? नॉर्थबॉर्न ने जैविक खेती के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किया। इसने क्या किया? इसने ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किया। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि जैविक खेती के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किसने किया तो नॉर्थबॉर्न ने किया। अगर हम बात करें रूडोल्फ स्टिनर, तो इसने क्या किया? इसने बायोडायनामिक खेती की अवधारणा दी। क्या दिया? बायोडायनामिक खेती। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बायोडायनामिक खेती की अवधारणा किसने दी तो रूडोल्फ स्टिनर ने दी। वहीं अगर मैं बात करूं आर कार्सन ने क्या किया, तो इसने एक किताब लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग। ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइलेंट स्प्रिंग किताब की रचना किसने की तो आर कार्सन ने की। ये चारों ही वैज्ञानिक आपके दूसरे चैप्टर में पहले ही पेज पर दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? बिल्कुल सरल सवाल है और एग्जाम में आता भी है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? अगर हम जैविक खेती केंद्र की बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद। ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में स्थित है। नई दिल्ली में ICAR का मुख्यालय है, IARI का मुख्यालय है। करनाल हरियाणा में NBPGR का मुख्यालय है। आगे अगर मैं बात करूं जोधपुर में क्या है? काजरी, CAZRI, काजरी का मुख्यालय आपका जोधपुर में है। नेक्स्ट में अगर बात करूं राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन को कहा जाता है, ये काफी अच्छा सवाल है आपका। राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन को कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन भी है, NHM, RQVY, NMSA, RQVY। हमें एक फुल फॉर्म हर साल एग्जाम में पूछी जाती है इस चैप्टर से। ध्यान रखना, जो हमारा दूसरा चैप्टर है इससे हमें एक फुल फॉर्म हर साल पूछी जाती है। अब यहाँ राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन। फिर NHM क्या है? NHM है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। RQVY क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। RQVY का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। PKVY का पूरा नाम प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PKVY। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला, भारतीय मृदाओं में किस तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? प्रश्न काफी अच्छा है।
भारतीय मृदाओं में किस तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? ये भी आपके दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है। तो जब हम भारतीय मृदाओं की बात करते हैं, कौन से तत्व की सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है? ध्यान रखना, जिंक तत्व की सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है। हमारे भारत की 47% मृदाएं ऐसी हैं, भारत की 47% मृदाएं ऐसी हैं जहां क्या पाया जाता है? जिंक तत्व की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे अब अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस तरीके से है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है जीवांश खादों का प्रभाव मृदा में कितने समय तक रहता है? काफी अच्छा सवाल है। जीवांश खादों का प्रभाव मृदा में कितने समय तक रहता है? अब अगर हम जीवांश खादों के प्रभाव की बात करें तो भी ध्यान रखना कितने समय तक रहता है? 2 से लेकर के 3 वर्ष तक रहता है। जीवांश खादों का प्रभाव मृदा में 2 से 3 वर्ष तक रहता है। अगला सवाल है हमारा, गोबर खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर स्टूडेंट्स हम गोबर खाद में नाइट्रोजन की मात्रा की बात कर रहे हैं तो कितनी नाइट्रोजन होती है गोबर खाद में? गोबर खाद में 0.50% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी होती है? 0.50% नाइट्रोजन होती है। 3 तत्व होते हैं गोबर खाद में, NPK। नाइट्रोजन कितना होगा? 0.5। फास्फोरस कितना होगा? 0.25। पोटास कितना होगा? 0.5। और 0.5 का मतलब क्या हुआ? 0.50%। गोबर खाद में नाइट्रोजन कितनी होगी? 0.50% होगी। वहीं अगर मैं बात करूं अगला, हरी खाद के रूप में सनई की बीज दर ली जाती है। ये सवाल हमारा काफी अच्छा है और मोस्ट भी है, आता भी है एग्जाम में। हरी खाद के रूप में सनई की बीज दर ली जाती है। अगर हम सनई की हरी खाद के रूप में बीज दर की बात करें तो फिर ध्यान रखना कितनी ली जाती है? 50 से लेकर के 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 50 से लेकर के 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसकी? सनई की। और मान लो अगर आपसे ढैंचा पूछा जाता तो ढैंचा की बीज दर कितनी ली जाती है? 60 से लेकर के 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हरी खाद के रूप में ढैंचा की बीज दर 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई की बीज दर 50 से लेकर के 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ली जाती है, ठीक है। आगे अपना सवाल है, राइजोबियम जापोनिकम का उपयोग किस फसल में करते हैं? ये भी काफी अच्छा है। राइजोबियम जापोनिकम का उपयोग किस फसल में करते हैं? जापोनिकम किस में आता है? सोयाबीन में। अगर हम जापोनिकम की बात करें तो किस में करेंगे? इसका उपयोग किया जाएगा सोयाबीन की फसल में। बरसीम में किसका करते हैं? राइजोबियम ट्राइफोलाई। बरसीम में किसका किया जाएगा? राइजोबियम ट्राइफोलाई का। ढैंचा में किसका किया जाता है? राइजोबियम कॉलिनोडेंस। ढैंचा में राइजोबियम कॉलिनोडेंस, बरसीम में राइजोबियम ट्राइफोलाई, सोयाबीन में राइजोबियम जापोनिकम, इसका और मेथी में राइजोबियम मेलिलोटी, ठीक है, राइजोबियम मेलिलोटी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, चाहे वो आपका वार्षिक एग्जाम हो चाहे आपके अर्धवार्षिक एग्जाम हो, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम और जो स्कूली एग्जाम दोनों के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काफी अच्छा सवाल है, ये आता भी है आपको एग्जाम में। सवाल है अपना, एपिकॉर्निया का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं एपिकॉर्निया क्या होता है। एपिकॉर्निया आपका कीट है जो क्या करेगा? दूसरे कीटों को नष्ट करने का कार्य करता है, यानी जैविक कीट है एक तरह का। अब इस जैविक कीट का उपयोग हम करते कौन सी फसल में है? तो फिर ध्यान रखना इसका जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? गन्ना में किया जाता है। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है? एपिकॉर्निया का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं? तो गन्ना की फसल में करते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला है, चंद्र दक्षिणायन में कौन सी फसलों की गुणवत्ता बढ़ती है? ये सवाल आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, काफी अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आता है। चंद्र दक्षिणायन में कौन सी फसलों की गुणवत्ता बढ़ती है? आपने 2 तरह का कृषि पंचांग पढ़ा होगा, चंद्र उत्तरायण, चंद्र दक्षिणायन। यहाँ क्या पूछा है? दक्षिणायन पूछा है। तो दक्षिणायन में ध्यान रखना जो कंद वाली फसलें होती हैं उनकी गुणवत्ता में क्या होती है? वृद्धि होती है, क्योंकि उस चंद्र दक्षिणायन में जमीन के अंदर की क्रियाएं क्या होती है? प्रभावित होती हैं, और चंद्र उत्तरायण में जमीन के ऊपर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। तो जब यहाँ चंद्र उत्तरायण होता है तब ये तीनों क्रियाएं प्रभावित होंगी, अनाज, फूल, चारा, तीनों क्रियाएं प्रभावित होती। लेकिन चंद्र दक्षिणायन में जमीन के अंदर की क्रियाएं प्रभावित होती, जैसे बीज का अंकुरण है, कंद का निर्माण है, ठीक है। तो ये कंद का निर्माण दक्षिणायन में प्रभावित होगा। वहीं अगर मैं बात करूं अगला, जैविक नियंत्रण हेतु
मुख्य विषाणु है? ये काफी अच्छा सवाल है। जैविक नियंत्रण के लिए मुख्य विषाणु कौन सा है? विषाणु का मतलब क्या होगा? वायरस। अब इनमें से वायरस एजोला वायरस है क्या? एजोला नहीं है। ट्राइकोडर्मा वायरस है क्या? ट्राइकोडर्मा नहीं है। बीटी कॉटन जो जीवाणु है ये वायरस नहीं है। तो बचा कौन सा? एनपीवी। यानी अगर मैं यहाँ जैविक नियंत्रण के लिए मुख्य विषाणु की बात करूं तो कौन सा है? एनपीवी है। और इसका सबसे ज्यादा उपयोग किसमें होता है? तो चना की फसल में होता है। ध्यान रखना, एनपीवी का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होगा? चना की फसल में होगा। एनपीवी को पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। आगे अगर हम बात करें अगला, निम्न में से कौन सा मानक टिकाऊ खेती के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? निम्न में से कौन सा मानक टिकाऊ खेती के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? आपने पढ़ा होगा टिकाऊ खेती। टिकाऊ खेती क्या होगी? ऐसी खेती जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाए तथा उपलब्ध संसाधनों का जिसमें सफलतापूर्वक क्या हो? उपयोग हो। अब उसके मानक निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर्यावरण है। क्या होगा सबसे महत्वपूर्ण? तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पर्यावरण। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर में हमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले सवाल भी हमें इस चैप्टर से बहुत आते हैं। अब कौन कौन से सवाल यहाँ बन सकते हैं थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जनरली अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है बायोडायनामिक खेती को खाली जगह कृषि भी कहा जाता है। अब बायोडायनामिक खेती को दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं जैव गतिकी। क्या कहा जाता है? जैव गतिकी कृषि भी कहा जाता है। जो हमारी बायोडायनामिक खेती है, बायोडायनामिक खेती को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जैव गतिकी कृषि। ठीक है। दूसरी में अगर बात करूं, दूसरा क्या है? दूसरा एजिटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरलम का उपयोग खाली जगह फसलों में होता है। एजिटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरलम का उपयोग फसलों में होता है। कौन सी फसलों में होता है? इसका उपयोग अदलहनी का होगा, अदलहनी फसलों में। और अगर मैं दलहनी फसलों की बात करूं, दाल वाली फसलों में राइजोबियम का उपयोग होता है। और बिना दाल वाली या अदलहनी फसलों में किसका उपयोग होगा? एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम का उपयोग होता है। ठीक है। आगे क्या है? वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु खाली जगह किस्म के केंचुए उपयोगी होते हैं। कौन सी किस्म के केंचुए उपयोगी होते हैं? तो एपीजिक। कौन से केंचुए होते हैं? एपीजिक केंचुए होते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन सी किस्म के केंचुओं का उपयोग किया जाता है? तो एपीजिक केंचुओं का उपयोग किया जाता है। इनमें भी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आइसिनिया फोइटिडा। कौन सा केंचुआ होगा? आइसिनिया फोइटिडा होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं, खाली जगह एक लाभदायक फफूंद है। अब लाभदायक फफूंद कौन सी है? तो यहां आप ध्यान रख सकते हो ट्राइकोडर्मा। क्या है? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या होती है? एक लाभदायक फफूंद होती है जो कवकजनित बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला, किसी घटक की उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रखना खाली जगह कहलाता है। किसी घटक की उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रखना कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टिकाऊपन। क्या कहलाता है? टिकाऊपन कहलाता है। किसी भी घटक की जो उत्पादकता है उसको लंबे समय तक यथावत बनाए रखना क्या कहलाएगा? टिकाऊपन कहलाएगा। आगे अगर मैं बात करूं अगला, गौमूत्र में लगभग 95% पानी तथा प्रतिशत यूरिया होता है। कितने प्रतिशत यूरिया होगा गौमूत्र में? तो ध्यान रखना, इसमें 2% यूरिया होता है। कितना होगा? 2% यूरिया होगा। 95% क्या होगा? पानी होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं, ट्राइकोग्रामा के एक कार्ड पर लगभग खाली जगह अंडे होते हैं। ट्राइकोग्रामा के एक कार्ड पर लगभग अंडे होते हैं। कितने अंडे होंगे एक कार्ड पर? तो ध्यान रखना, यहां आएगा आपका 16,000 से लेकर 20,000। कितने अंडे होते हैं? 16,000 से लेकर के 20,000 अंडे होते हैं। ट्राइकोडर्मा का जो एक कार्ड होता है उस पर 16,000 से लेकर के 20,000 अंडे होते हैं। अगला है हमारा, जब चंद्रमा पृथ्वी के अति पास होता है तो उसे कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उपभू। क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। जब अति पास होगा उसको उपभू कहेंगे, जब दूर होगा उसको अपभू कहेंगे। अगला क्या है?
अगला है सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला जैव उर्वरक है। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला जैव उर्वरक कौन सा है? तो वो है आपका राइजोबियम। अगर हम यहां बात करें तो क्या आएगा राइट आंसर? यहां हमारा राइट आंसर होगा राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला जैव उर्वरक है। आगे अगर मैं बात करूं, अगला है सक्रिय जैव उर्वरक में प्रति ग्राम खाली जगह जीवाणु होते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है। ये तो आपको सुपरवाइजर जेट और उन्हें एग्जामों में मिलेगा, 12th में भी आएगा। सक्रिय जैव उर्वरक में प्रति ग्राम जीवाणु होते हैं, तो कितने होते हैं? तो ध्यान रखना 10 की घात 7। कितने जीवाणु होंगे? 10 की घात 7 जीवाणु होते हैं। या मैं कह सकता हूं 10 करोड़। कितने जीवाणु? 10 करोड़ जीवाणु। या फिर हम क्या कह सकते हैं? 10 की घात 7 जीवाणु होते हैं। ये हमारे फिलिंदा ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ, वो कैसे होते हैं? छोटे से बड़े प्रकार के होते हैं। बड़े प्रकार के कैसे होंगे? जैसे हमारा ये क्वेश्चन है आपके सामने, टिकाऊ खेती किसे कहते हैं? टिकाऊ खेती के सिद्धांत लिखिए। यहाँ आपको बताना है टिकाऊ खेती क्या है, उसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। ऐसे में दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊं। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। अगला फिर हमारा सवाल है फसलों में कीट व्याधि नियंत्रण के जैविक उपाय। कीटों के नियंत्रण के जैविक उपाय कौन कौन से हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। अगला है फिर आपका फसल उत्पादन में, अगला कौन सा है? नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको। फसल उत्पादन में कृषि पंचांग का महत्व। फसल उत्पादन में कृषि पंचांग के महत्व का मतलब वही है चंद्र उत्तरायण और चंद्र दक्षिणायन, वो दोनों चीजें आपको लिखनी होती है। इसके बाद में अगला क्या है? नेक्स्ट अपना मृदा में जीवांश खादों की उपयोगिता। जीवांश खादों का मिट्टी के अंदर क्या महत्व है, वो आपको बताना है। फिर अगला क्या है? अगला और लास्ट सवाल है हमारा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। किस किस पर? एजुला और ट्राइकोडर्मा, दोनों पर आपको क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। इस तरह से ये हमारे होंगे इस चैप्टर के इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन सारे। और अगर आप लोग चाह रहे हो कि आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको ये सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और अगर आप हर चैप्टर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन लेना चाह रहे हो या 12th का फाउंडेशन कोर्स लेना चाह रहे हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक भी दे रखी है। आप वहां से ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन जो कोर्स है वो भी ले सकते हो, जहां आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जितनी भी क्लास होंगी सारी ट्रिगली क्लासेज होती हैं। हमारे यहाँ कोई भी काम रटाने का नहीं होगा, सारी चीजें समझाने की होती हैं। तो आप ऑनलाइन कोर्स लेकर के भी आनंद ले सकते हो। सारी चीजें आपकी बहुत सिंपली रहेंगी। बाकी अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहता है तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ओपन है। ठीक है, थैंक यू।